नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदा घर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, लगातार जब भी आप कोई भी बुकिंग करते हैं तो आपके मन में एक ही बात आती है कि इतना बड़ा लोन अमाउंट ले रहे हैं, अगर फ्यूचर में किसी भी तरीके से कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे फाइनेंशियली आपको लगता है कि अब ये सिचुएशन सही नहीं है, ईएमआई पूरी पे नहीं की जा सकती, तो क्या जॉब लॉस के केस में या फिर किसी भी तरह के फाइनेंशियल ट्रबल के चक्कर में अगर हम कैंसिलेशन करते हैं तो क्या हमें पूरा रिफंड मिलेगा या डिडक्ट होगा या क्या होगा? तो इसके लिए देखिए क्या है, इसके लिए मॉडल अलॉटमेंट लेटर महारेरा ने ऑलरेडी इशू किया हुआ है कैंसिलेशन के केस में कितना डिडक्ट होना है। और इसके साथ ही साथ जिन्होंने भी अगस्त 2022 के पहले कैंसिल किया हुआ है उनके काफी केसेस जो है महारेरा में पेंडिंग है। यानी कि किसी ने 3 लाख, किसी ने 4 लाख, किसी ने 5 लाख रुपए दिया हुआ है, जहां पर उनका टोटल अमाउंट जो है फॉरफिट कर लिया गया, ये कह के कि हमारा ये टर्म एंड कंडीशन था बुकिंग में कि अगर आप कैंसिल करते हैं तो आपका 20% डिडक्ट कर लिया जाएगा। यानी ये टोटल कंसिडरेशन कॉस्ट का, अगर आपका 1 करोड़ का प्रॉपर्टी है तो 20 लाख रुपए तक भी अगर आपने दिया है तो पूरा फॉरफिट कर लिया जाएगा, अगर एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हुआ नहीं है तो भी। जबकि एग्रीमेंट में ये क्लॉज डाला जाता है कि जो भी आपका कंसिडरेशन अमाउंट है, यानी कि फ्लैट कॉस्ट है, अपार्ट फ्रॉम योर टैक्सेस, चाहे वो स्टैम्प ड्यूटी हो, रजिस्ट्रेशन हो या फिर जीएसटी हो, उसके अलावा जो कंसिडरेशन वैल्यू है उसका आप जो है 10% डिडक्ट करके रिफंड कर देंगे बायर को। ये होता है एग्रीमेंट का क्लॉज। लेकिन बुकिंग का क्लॉज उससे भी ज्यादा आगे बढ़ के है 20% का, ये पहले हुआ करता था और बहुत से लोगों का अमाउंट जो है फॉरफिट भी हुआ है। ऐसे तमाम जो है ऑर्डर्स महारेरा की तरफ से पास भी हो रहे हैं जिसमें यह बताया जा रहा है कि 2% डिडक्ट करके बाकी पैसा जो है डेवलपर वापस कर दे बायर को। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है वो समझाते हैं और फिर इसका सोल्यूशन भी आपके सामने देते हैं। पहली चीज ये है कि अगर मान लीजिए किसी ने 3 लाख रुपए देके बुकिंग कराई हुई है और उसने कैंसिलेशन के लिए डाल दिया जो है 20 दिन के अंदर, 25 दिन के अंदर, किसी ने 1 महीने के अंदर, और वो चला जाता है महारेरा में, इसलिए क्योंकि डेवलपर जो है कैंसिलेशन करने के बाद भी उसका 1 रुपए वापस नहीं कर रहा है, कह रहा है एज पर टर्म कंडीशन ऑफ बुकिंग आपको 20% जो है देना होगा। यानी कंसिडरेशन कॉस्ट का या तो 20% दीजिए या फिर जो आपने दिया उसे भूल जाइए। तो दे तो कोई नहीं सकता, लेकिन जो आपने दिया वो भूल जाइए। अगर आप मान लीजिए केस करने जाते हैं और वहां पे महारेरा के ऑर्डर में जो बात कही जा रही है कि 2% जो है डिडक्ट करके डेवलपर बाकी का पे कर दे, और उसमें भी एक जो है क्लॉज लगा देती है महारेरा कि अगर आपका उस पर कोई ब्रोकरेज गया है या फिर कोई टैक्सेस गए हैं, जैसे मान लीजिए जीएसटी वगैरह गया, तो उसे भी डिडक्ट कर लिया जाए। अब मान लीजिए किसी ने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बुक की, वो 3 लाख रुपए देके बुक किया। अब उसका जो कंसिडरेशन कॉस्ट है, अगर उसका 2% डिडक्ट किया जाता है तो 1 करोड़ के पीछे 2 लाख रुपए ऐसे डिडक्ट हो जाएंगे। उसमें जीएसटी दिखा देगा डेवलपर, उसके बाद ये भी दिखा देगा कि इसमें ब्रोकरेज भी कुछ गया। अब कई लोग कहेंगे कि ब्रोकरेज तो एग्रीमेंट के बाद बात जाता है, लेकिन कई बार जो है एग्जीक्यूटिव को बुकिंग के नाम पे भी पैसे दिए जाते हैं और वो टोकन कन्वर्ट कराने पे या बुकिंग कन्वर्ट कराने पे दिए जाते हैं, उसका भी हवाला डेवलपर दे सकता है। मान लीजिए ये सब काट के 20,000 रुपए और काट दिया, अब बचा 80,000 रुपए। तो 80,000 रुपए के लिए वो बंदा जो लड़ रहा है, 2021 से लड़ रहा है, 2022 से लड़ रहा है, ये मॉडल अलॉटमेंट लेटर आने के पहले, तो उसके हाथ क्या आ रहा है? 80,000 रुपए। और उसके लिए वो लीगली फाइट करने के लिए कितना समय निकाल चुका है, कितना पैसा लगा चुका होगा, इसका क्या? यानी इससे बात क्या निकल के आ रही है? इससे केवल महारेरा पे आपका विश्वास कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ये बात नहीं है। यहां पे सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही, तो फिर आपने ऐसे में बुकिंग ही क्यों किया? क्योंकि हम लोग घोड़े पे सवार रहते हैं, बस गए, देखे और तुरंत हमने या तो चेक दे दिया, या तो स्वैप कर दिया, या तो फिर हमने अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अरे भाई रुकिए, समझिए बुझिए, उसके बाद आप पैसे दीजिए। क्योंकि कई बार कैंसिलेशन के बहुत सिली रीजन होते हैं। आपको अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं, आपको अच्छा लोकेशन मिल जाता है, आपको लगता नहीं अभी परचेज नहीं करना है, आपको लगता नहीं मुझे कुछ बड़े साइज का परचेज करना है। ये सब छोटे छोटे रीजन की वजह से आप कैंसिल करके आप या तो दूसरी यहाँ बाई करना चाहते हैं या तो उसे होल्ड पे डालना चाहते हैं। तो इसीलिए कभी भी आप प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं तो पहले रुकिए, आप झटाझट जो है फटाफट जाके आप बुकिंग मत कर दीजिए। इसमें क्या होगा, फिर आपका मेंटल पेन, आपका पैसा भी जाएगा, आप रिफंड के लिए महारेरा में जाएंगे, उसमें भी लंबा चलेगा। ये सब चीजें होती थी। लेकिन जो मॉडल अलॉटमेंट लेटर में आया, जो कि हमने पहले भी आप लोगों को कई बार बता चुका हूं, और इसका लिंक भी, यानी जो कैंसिलेशन के क्लॉज हैं उसका लिंक आपको डायरेक्ट जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप प्रेस करिए, आपको पता चल जाएगा कि कितने समय पे आपको कैंसिल करने में क्या क्या लगना है। और ये हवाला आप डेवलपर के सामने भी रख सकते हैं, दिखा सकते हैं कि भाई इस स्टेज में हमने कैंसिल किया है, आप हमारा इतना ही डिडक्ट कर सकते हैं या फिर डिडक्ट नहीं कर सकते हैं। उस केस में क्या है, अगर आप बुकिंग के 15 दिन के अंदर, यानी जब आपको अलॉटमेंट लेटर इशू किया गया है वहां से अगर आप 15 दिन के अंदर कैंसिल करते हैं तो 1 रुपए भी कैंसिलेशन चार्ज जो है आपका डिडक्ट नहीं होना है। दूसरे केस में मान लीजिए 16वें दिन से 30 दिन के अंदर अगर आप कैंसिल करते हैं तो 1% डिडक्ट कर सकता है,
ये जो 1% डिडक्शन है ये कंसिडरेशन वैल्यू का है। अगेन स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन और जीएसटी हटा के जो आपका एग्रीमेंट कॉस्ट बन रहा है उसका जो है 1% कटेगा। तो अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 1 लाख रुपए जो है डेवलपर काट सकता है 16वें दिन से 30 दिन के अंदर बुकिंग करने के बाद। अब यहां पे 1% हो गया। अब मान लीजिए अगर आप 31वें दिन से लेके 60 दिन के अंदर कैंसिल करते हैं तो आपका 1.5% डिडक्ट होगा। और 60 दिन से अगर कितना भी ज्यादा हो जाए, अगर आपका एग्रीमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ है तो कंसिडरेशन कॉस्ट का मैक्सिमम 2% ही डेवलपर डिडक्ट कर सकता है। यानी 1 करोड़ के कंसिडरेशन वैल्यू एग्रीमेंट कॉस्ट पे फ्लैट के केस में या कोई भी आपका परचेज है रियल एस्टेट में तो सिर्फ 2 लाख रुपए काटे जा सकते हैं। और अगर एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है उसके बाद आप कैंसिल करने जा रहे हैं तो कंसिडरेशन कॉस्ट का 10% आपका डिडक्ट करके बाकी पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। ये तो हुआ कैंसिलेशन क्लॉज। अब ये आपको समझना जरूरी है और ये आपको जो है नीचे लिंक में भी मिल जाएगा। हर किसी को पता होना चाहिए, जो भी आपके जानने वाले हैं उनके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो आप उसे शेयर कर दीजिए लिंक को, उनको भी ये जानकारी मिल जाए। और जब भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं पहले चीजों को समझिए, अपना खुद का ग्राउंड सर्वे करिए, इसके बाद ही फाइनल डिसीजन लीजिए। और कहीं समझने में दिक्कत आ रही है क्योंकि सौदागर लगातार ये मुहिम चला रहा है कि आपको हर एक बारीकी जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। और जब आप उसके लिए मिलते हैं, इन पर्सन मीटिंग करते हैं या फिर ओवर द कॉल डिस्कशन करते हैं तो तमाम और चीजें आपके सामने रखी जाए जिससे आपका डिसीजन साउंड हो सके। तो उसके लिए हमने क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे प्रेस करके आप अपनी समस्या थोड़े में हम तक पहुंचा सकते हैं। कोशिश रहेगी आपकी समस्या का समाधान दिया जाए। अगले खबर की तरफ बढ़ते हैं साथियों। ये खबर जुड़ा हुआ है, हम सब लोग कई दशकों से जो है इंतजार कर रहे हैं पुणे रिंग रोड का। अब लोग कहेंगे यार पुणे रिंग रोड कैंसिल हो गया क्या, उसकी बिडिंग का क्या हुआ? अभी तो वहां पे बताया जा रहा था लैंड एक्विजिशन हो चुका है, 2 पार्ट में बनने हैं ईस्ट और वेस्ट कॉरिडोर के रूप में, फिर इतने डिले क्यों हो रहा है? देखिए इसमें डिले का जो एक मेन रीजन वो आपके सामने रखते हैं। इसका जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट MSRDC ने निकाला था, यानी कि महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने, वो था 16,000 करोड़ का। इसे 2 पार्ट में 9 फेजेज में बनाया जाना था। अब यहाँ पे समस्या क्या आ रही है कि जब इसके लिए बिडिंग जो है लिए गए, टेंडर के लिए बिडिंग निकाले गए, तो उसमें जो टेंडर आए हैं उसमें बिडिंग को जो है एक्सटेंड कर दिया गया है, हाई बिडिंग की गई है। और ये हाई बिडिंग 40 से 50% ऊपर की गई है। यानी जो MSRDC का एक्सपेक्टेशन था 16,000 करोड़ का, उसमें बिडिंग आई ही नहीं है। इसके लिए थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कंपनी भी जो है फॉर्म की गई, उसे जिम्मेदारी दी गई कि आप एक बार इंस्पेक्शन करिए, आखिर क्या इसके कॉस्ट में हम लोगों ने कोई चूक की है जो इसका कॉस्टिंग किया गया 16,000 करोड़ रुपए। अब वो रिपोर्ट आने में भी देरी हो रही है और ये जो बढ़ा हुआ बिड है इसके चलते पुणे रिंग रोड का जो कॉस्ट है वो 16,000 करोड़ से बढ़ के 22 से 23,000 करोड़ हो जाएगा। अब इसमें समस्या ये है कि अगर रीबिडिंग कराई जाती है तो फिर फर्दर 3 से 4 महीने 6 महीने का डिले हो जाएगा। और मान लीजिए ये जो हाई बिडिंग हुई है इसको जो है एक्सेप्ट कर लिया जाए तो बाकी का फंड कहां से आएगा, कैसे आएगा, इसको लेके जो है दुविधा पैदा हो जाएगी। यानी ये कारण से जो है एक तरफ पुणे रिंग रोड का कॉस्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है और दूसरी तरफ रीबिडिंग करने पे टाइम एक्सटेंशन बढ़ रहा है। दोनों के केस में कहीं ना कहीं पुणे रिंग रोड और डिले होता हुआ दिख रहा है, ये सामने आ रहा है। इस पे कहीं ना कहीं थोड़ा फास्ट ट्रैक पे इन चीजों को एक्सपेडाइट करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक रिंग रोड नहीं बनता है तब तक इंटरनल रोड पे जो ट्रैफिक का प्रेशर है, खासकर जब आपके एक तरीके से शाम का समय है, सुबह का समय है, ऑफिस का टाइम है, तो उस समय ट्रैफिक ज्यादा है क्योंकि हैवी व्हीकल्स भी रोड पे रहते हैं। और अगर ये रिंग रोड बनता है तो बहुत सारी ट्रैफिक जिनको मान लीजिए सिटी से होके दूसरी तरफ जाना पड़ रहा है तो वो बाईपास के रूप में रिंग रोड का उपयोग करेंगे। इससे ट्रैफिक का जो लोड है सिटी के अंदर वो कम होगा। बाकी मेट्रो की खबरें हम लोग आपके सामने ला ही रहे हैं, उससे भी ट्रैफिक में काफ़ी ईज होने की संभावना है क्योंकि लगातार इसका एक्सटेंशन हो रहा है। इसे और तेजी से किया जाता है तो ट्रैफिक में और सहूलियत मिलेगी। अब अगला खबर जो आप लोगों के सामने रख रहे हैं ये पुणे एयरपोर्ट से है, जो नया टर्मिनल इनॉग्रेट हुआ था 2-3 महीने पहले। अब उसमें एक जो सबसे बड़ा हर्डल था जो हमने आपको पीछे भी बताया कि लगभग 225 CISF जो हैं पर्सनल की ज़रूरत है, जिसके चलते वो डिले हो रहा था। अब इसको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, यानी कि आने वाले चंद दिनों या हफ्तों में कह सकते हैं कि ये नया टर्मिनल फंक्शनल हो जाएगा, क्योंकि 222 नए आपके CISF पर्सनल जो है आ जाएंगे और इसको मिला के लगभग 750 CISF की फोर्स जो है पुणे एयरपोर्ट के लिए, जो सिविल एयरपोर्ट है उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे डिप्लॉय कर दिए जाएंगे, उनकी संख्या हो जाएगी। इससे जो है थोड़ी सहूलियत जरूर मिल जाएगी। जो लोग भी अभी कंडीशन देख पा रहे होंगे, अभी का जो टर्मिनल है वहाँ पे एक तरीके से रिनोवेशन की ज़रूरत है
और इसे ओपन करने के बाद ये भी बताया जा रहा है कि उसका रिनोवेशन भी किया जाएगा। अब इसी के साथ एक खबर और जुड़ी हुई है, जो रनवे के लेंथ को बढ़ाए जाने की बात की जा रही है। अब रनवे के लेंथ को बढ़ाए जाने में 2-3 समस्याएं आती हैं कि क्या रनवे के लेंथ को बढ़ा के जो ऑब्स्टैकल हैं उससे निपटा जा सकता है, क्योंकि जैसे ही रनवे बढ़ेगा तो जो फनल जोन है वो भी कहीं ना कहीं खिसकेगा आगे पीछे। तो क्या आगे कोई ऑब्स्टैकल है कि नहीं है, इसके लिए सर्वे जो है अप्रूव कर दिया गया, यानी अब ये सर्वे हो जाएगा तो एक कदम आगे बढ़ जाते हैं कि जो आपका अभी मौजूदा लेंथ है उसके आगे तक इसके लेंथ को बढ़ाया जाए। जैसे कि हमने एयरक्राफ्ट के टाइप्स आपके सामने रखे थे, उसकी स्पीड के बारे में हमने बताया हुआ था, और ये लेंथ अगर बढ़ जाता आपका रनवे का तो यहाँ पे जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं वो और ज़्यादा फ्रिक्वेंटली फ्लाई कर पाएंगी, और भी सिटीज़ के लिए जो है फ्लाइट्स बढ़ेंगी, और ये भी चांसेस है जो बड़े एयरक्राफ्ट्स हैं वो भी यहाँ से फ्लाई कर सकेंगे। उसके बारे में डिटेल में समझने के लिए आप आई बटन पे प्रेस करके देख सकते हैं, या फिर उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब कई लोगों का ये कहना है अगर यहाँ पे हवाई पट्टी जिसे कहते हैं रनवे को अगर बढ़ा दिया जाता है तो फिर नए एयरपोर्ट की जो बात की जा रही है वो गलत है, क्योंकि जब आप यहीं पे हवाई पट्टी बढ़ा रहे हैं, रनवे को बढ़ा रहे हैं, तो फिर नए एयरपोर्ट की बात क्यों कर रहे हैं। देखिए, रनवे बढ़ाना अपेक्षाकृत नए एयरपोर्ट बनाने के मुकाबले आसान है, और अगर मान लीजिए नया एयरपोर्ट का काम चालू भी कर दिया जाए तो नए एयरपोर्ट को बनने में 1 डिकेड चले जाते हैं, मिनिमम 5 से 7 साल तो निकल ही जाते हैं उसे पूरी तरीके से फंक्शनल होने में। तो क्या 5 साल 7 साल या पूरे 10 साल तक इंतजार किया जाए कि बड़े एयरक्राफ्ट लैंड ना करें पुणे में, जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स है वो और फ्रिक्वेंटली ना चलें? तो जाहिर सी बात है उसको अभी टैकल करने के लिए उसकी लेंथ को बढ़ाया जा रहा है, और जो नए एयरपोर्ट की बात चल रही है उसकी एक तरीके से सैंक्शनिंग, सर्वे, ये सब अंडर प्रोसेस है, और ये भी बताया जा रहा है, खबरें आ रही हैं कि इसे कार्गो एयरपोर्ट के रूप में डेवलप किया जाएगा। आगे की जो भी खबरें आएंगी आपके सामने रखेंगे। अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। ये खबर जुड़ा हुआ है जो आपके कंप्लेन रिड्रेसल सेल होते हैं उससे। महारेरा ने पिछले साल सितंबर में गाइडलाइन, एक नोटिस इशू किया था, एक ऑर्डर आप कह सकते हैं, सारे डेवलपर के लिए कि हर एक प्रोजेक्ट में जो है कंप्लेन रिड्रेसल सेल बनाया जाए, जिससे कि बायर खरीदने के बाद उसको कंप्लेन कहाँ पे करना है, जो भी कंप्लेन उसके मन में आते हैं या फिर जो भी प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं वो कहाँ पे उसे एड्रेस करा सकते हैं, उसके लिए एक सेल बनाए जाने की जरूरत है, और हर एक प्रोजेक्ट पे ऐसा होना चाहिए। अब आपको पहले ये बता दूं कि पूरे महाराष्ट्र में 46,000 प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से 15,000 प्रोजेक्ट के आसपास जो है डिलीवर हो चुके हैं। अब आप बताइए 46,000 प्रोजेक्ट जहां पे रजिस्टर हों, वहां पे सिर्फ 195 प्रोजेक्ट में पूरे स्टेट में ऐसे सेल को बनाए गए हों, जबकि इसका जो नोटिस था, इसका जो ऑर्डर था वो पिछले साल ही आ चुका था, उसे हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। तो इस पे महारेरा ने कंसर्न रेज किया है कि हर एक प्रोजेक्ट पे ये जो है आपका रिड्रेसल, जो कंप्लेन का है, ग्रीवेंस का सेल है, इसे बनाया जाना चाहिए, जिससे लोग जाके वहां पे अपनी समस्याओं को दूर कर सकें। क्योंकि जो लगातार केसेस हैं, अगर आप केसेस देखें तो 24,000 केसेस जो है महारेरा के पास गए हैं, छोटे बड़े सब तरह के मिला के, जिसमें से कि 16,000 केसेस में किसी न किसी तरीके का ऑर्डर महारेरा ने दिया है, 8,000 केसेस अभी भी पेंडिंग है। तो ये केसेस को कम किया जा सके, और एक तरीके से बायर में, जो एक बड़ा स्टेक होल्डर है इस पूरे रियल एस्टेट का, उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप किया जा सके कि हाँ, ये प्राइमरी लेवल पे ही चीज़ों को सुलझाई जा सकती हैं। तो इसके लिए ये चीज़ों के लिए अब जो है महारेरा शायद नोटिस भी भेजने वाला है सारे डेवलपर को कि आपने क्या ये कंप्लेन रिड्रेसल सेल अपने यहाँ बनाया है या नहीं बनाया है। महारेरा ने एक और गाइडलाइन इशू कर दी है सारे डेवलपर्स के लिए, और ये गाइडलाइन है कि अब एक ही बैंक में 3 अकाउंट ओपन करने होंगे सारे के सारे प्रोजेक्ट के लिए सारे डेवलपर्स को, और वो होगा कि एक अकाउंट में वो पैसे बायर से ले सकता है, एक अकाउंट में जो 70% अमाउंट वो रखेगा, और एक अकाउंट में वो 30% रखेगा। जैसे कि लगभग कई बायर्स को पता होगा, जो नए लोग हैं उनके लिए बता दें कि ये 70% अलग से रखना इसलिए जरूरी है कि किसी भी अनफॉर्सीन सिचुएशंस में अगर प्रोजेक्ट रुकता है तो यहां से जो है फंड बायर्स तक ले जाया जा सके, और फंड का जो रोटेशन होता है, यानी कि एक प्रोजेक्ट चलता रहता है और वहां से फंड निकाल के कई और जगहों पे लैंड बाइंग में या कहीं और प्रोजेक्ट में लगा देता है डेवलपर, वो चीज ना होने पाए, इसके लिए ये चीज बनाई गई है। और ये जो जिस अकाउंट में 70% रखा जा रहा है, वहां से फंड निकालने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर और आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट अनिवार्य हो जाता है, उसके बाद ही यहां से फंड निकाले जा सकते हैं। यानी कि हर एक प्रोजेक्ट के लिए एक बैंक में 3 अकाउंट होना अब अनिवार्य हो गया। इससे भी बायर में थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ, हमारा पैसा अलग से है और उस पर महारेरा की नजर भी है,
और विदाउट जो है सर्टिफिकेट इसे निकाले नहीं जा सकते। अब ये गाइडलाइन तो पहले से थी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, आर्किटेक्ट के सर्टिफिकेट के बाद ही पैसा निकाला जा सकता है, लेकिन इस तरह का गाइडलाइन नहीं था कि एक ही बैंक में ये तीनों अकाउंट रखे जाएं और उस पर मारेरा की नज़र हो और ये सारी चीज़ें जो है एक स्ट्रीमलाइन की जा सके, जिससे कि नकेल कसी जा सके किसी भी ऐसी सिचुएशन में जहां प्रोजेक्ट डिले हो रहा हो या फिर डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, और साथ ही साथ ये भी नज़र रखी जा सके कि वो पैसा कहीं और तो नहीं मूव हो रहा है। इससे टाइमली पोजीशन मिलने में, कॉन्फिडेंस बढ़ने में, और साथ ही साथ जो बुकिंग का पैसा आ रहा है, जो उस प्रोजेक्ट का पैसा आ रहा है, वो उसी प्रोजेक्ट में लगे। इसमें काफ़ी तेज़ी से जो है आप देखेंगे आने वाले समय पे बदलाव होंगे। और इसके चलते अब नई सैंक्शनिंग भी जो है तभी दी जाएगी जब ये तीनों अकाउंट एक ही बैंक में दिखाए जाएंगे। तो ये सारी खबरें साथियों, पूरे हफ्ते की ऐसी तमाम खबरें हम लोगों के सामने आते हैं, उसे कोशिश रहती है आपके सामने किस तरीके से लाए जिससे आपको जानकारी मिल सके। बिना समझे बूझे अपना निवेश कतई मत करिए। डिले होता है, होने दीजिए। तमाम और भी वीडियोज आपके सामने आने वाले हैं, जिसमें माडुंगे का पार्ट 2 आपको 2 दिन के अंदर ला रहे हैं। काफ़ी डिले हुआ है, ये हम लोग मानते हैं, लेकिन जो वीडियो आपके सामने आएगा उसे देख के आप खुश जरूर होंगे। उम्मीद करते हैं साथियों आप सभी को सौदागर का प्रयास पसंद आया है। यदि पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए। अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।